वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ। मेरे पास इतने सारे कमेंट्स आए यूट्यूब पे और मेरे पास इतने सारे डीएम्स आए हैं इंस्टा पे। जितने भी डीएम्स आए हैं, जितने भी कमेंट्स आए हैं, मैं उन सबका तुम्हें रिप्लाई करने वाली हूँ, क्लियर करने वाली हूँ तुम्हारे डाउट्स इस एक वीडियो में, क्योंकि मैंने सबका रिप्लाई करा है और मैं अभी भी रिप्लाई करूँगी। डोंट वरी, मेरे को टाइम नहीं भी मिले मैं ढूंढ के टाइम तुम्हें कर दूँगी। पर ये होता है ना कि बहुत सारे बच्चों के सेम डाउट्स होते हैं और फिर मैं भी सेम रिप्लाई करते करते मतलब बोर हो जाता है इंसान यार। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना दूँ तो और भी बच्चों के अगर सिमिलर डाउट्स हैं तो क्लियर हो जाएंगे एक वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले आया सेंटर्स का डाउट कि दीदी क्या सेंटर सिर्फ असम में पड़ेगा या सेंटर सिर्फ दिल्ली में पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है यार। एक तो सबसे पहले एक और डाउट क्लियर कर दूँ, तुम इंडिया में कहीं से भी हो तुम ये एग्ज़ाम दे सकते हो। तुम इनमें से जो जितने भी कॉलेजेस एग्ज़ाम में आ रहे हैं तुम किसी में भी एडमिशन ले सकते हो। ऐसा नहीं है किसी ने पूछा था NILD के लिए हमें कोलकाता के डोमिसाइल चाहिए क्या, नहीं यार, किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। उसमें से कोई स्टेट कोटा वगैरह नहीं है, ठीक है। दूसरा, सेंटर्स भी हर जगह पड़ेंगे। मैंने सेंटर्स की लिस्ट डाल रखी है अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे या टेलीग्राम चैनल पे भी, तुम्हें मेरे मिल जाएगी। अगर तुम्हें कोई रीसेंट अपडेट्स चाहिए होती हैं तो प्लीज़ ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। सेकेंड हम आते हैं कट ऑफ्स पे। तो कट ऑफ देखो, एक तो इस पेपर के मार्क्स नहीं मिलते, रैंक मिलती है। दूसरा, ये लोग जैसे नीट के हमें पता चलती है इस साल कितनी कट ऑफ गई, इस पेपर की नहीं पता चलती। तो ये बहुत स्मॉल स्केल पे होता है तो नहीं आती, ना किसी की पता चलती हर साल की। जितना मेरे को बच्चों का पता है, मेरे बैच का और लास्ट ईयर जूनियर्स का, उसके बेसिस पे मैं तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया दे देती हूँ। जनरल कैटेगरी के हो तो 500 के अंदर रखो। 500 मतलब BPT चाहिए तो देखो, और वो भी दिल्ली वाले कॉलेज की चाहिए तो 200-300 के अंदर तुम्हें रैंक रखनी पड़ेगी अगर इफ़ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी। और बाकी अगर SC ST OBC वगैरह में तुम्हारा 500-600 के अंदर तुम्हें BPT मिल जाएगी। पर यही होता है कि रैंक पे डिपेंड। मेरे को यहाँ पे मैंने इतनी मुश्किल से एक जगह ढूंढी है तो शांत हो, जहाँ पे कोई ना हो, फिर भी कोई ना कोई आके परेशान करे जा रहा है। मैं 3 लड़कों को अभी तक भगा चुकी हूँ। अब देखते कौन आता है इस वीडियो की रुकावट करने के लिए, बट कोई नहीं, आज हम बनाएंगे तो मैं डाउट्स क्लियर करूँगी। हाँ, तो जैसा मैंने बोला कट ऑफ के लिए, और देखो पहले BPT की सीट्स फिल होती है, फिर BOT की, फिर BPO, फिर BSLB, और बाकी इट डिपेंड्स। अगर रैंक 1 ने BOT उठा ली तो BOT की सीट्स पहले फिल हो रही है, समझ लो। मतलब डिपेंड्स कि कितनी रैंक वाला बंदा कौन सा उठा रहा है। बट अगर तुम कॉलेज की प्रेफरेंस देखोगे तो पहले वो जो हायर रैंक वाले होते हैं उनको BPT देते हैं, फिर BOT ऐसे करके होता है। पर डजेंट मैटर कि कोई कोर्स किसी चीज़ से कम है, सारे कोर्स इक्वली अच्छे हैं। और बाकी मैं आगे वीडियो बनाऊंगी। बच्चे कह रहे थे कि BOT क्या होता है हमें समझाओ, क्योंकि फिजियोथेरेपी के बारे में तो फिर भी मैनी पीपल नो, बट व्हाट इज़ ऑक्यूपेशनल थेरेपी किसी को नहीं पता। तो मैं उसके बारे में बाद में बनाऊंगी, पर अभी मैं तुम्हारे डाउट्स क्लियर कर रही हूँ। देन एज लिमिट, इस एग्ज़ाम में कोई एज लिमिट नहीं होती। और अगर इफ़ यू आर समवन जैसे डर लग रहा है कि मेरे इतने ड्रॉप हो चुके हैं, मैं जाऊँगा, मेरे आसपास के बच्चे छोटे तो नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे बैच में हैं बच्चे जिनका 6-7 साल ड्रॉप हो रखा है। जूनियर्स हैं हमारे, वो हमसे भी बड़े हैं कुछ बच्चे उनमें, तो मतलब हैं हमारे साथ काफ़ी बड़े बच्चे हैं, कुछ लोग मैरिड भी हैं इवन। तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एज लिमिट। इस एग्जाम में वैसे ही कोई नहीं है और ऐसा कुछ नहीं है, सारे एज के बच्चे आते हैं, बिकॉज नीट जो देते हैं ड्रॉप करते ही हैं बच्चे। तो ठीक है, अब आता है हॉस्टल। जैसा मैंने बताया कि मेरे कॉलेज में सिर्फ गर्ल्स के लिए हॉस्टल, मैं ये बहुत बार कह चुकी हूँ, और सेकेंड ईयर से भी गर्ल्स को अलॉट होता है। फर्स्ट ईयर में गर्ल्स को अलॉट नहीं होता और बॉयज़ के लिए हॉस्टल नहीं है दिल्ली में। बाकी NILD, NIEP, MD, SB नलता, यहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए हॉस्टल है। और बाकी जो अभी न्यू कॉलेजेस ऐड हुए हैं उनका मुझे नहीं आइडिया है कि वहाँ पे गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए, किसके लिए। अब हाँ, एक लड़की का कमेंट आया, दीदी फॉर्म खुद फिल करना है, साइबर कैफ़े में कराऊँ। क्यों तुम मतलब क्यों जाके साइबर कैफ़े वाले भैया को तुम फालतू में पैसे देते हो यार, खुद करो, इतना तो आना चाहिए। आगे क्या करोगे अगर तुम फॉर्म ही नहीं फिल कर पा रहे? अपने फॉर्म सब खुद फिल करना। मैं फॉर्म फिल करते हुए एक वीडियो बना दूँगी यूट्यूब पर, उसकी हेल्प ले लेना। कुछ पूछना होगा डाउट मेरे से पूछ लेना, मैं बता दूँगी। किसी को पैसे मत दो, खुद फॉर्म फिल करो, इतना तो मैं आना चाहिए, ठीक है, खुद से। दूसरा आते हैं सिलेबस पे। तो सिलेबस तुम्हारा 11th-12th की PCB, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो 11th-12th की आती है। सेम नीट जैसा सिलेबस चलता है तुम्हारा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और 10 मार्क्स की तुम्हारी जनरल नॉलेज और बेसिक इंग्लिश आ जाती है, ठीक है, जनरल एबिलिटी के क्वेश्चंस। अब ये प्रिपेयर कहाँ से करना है, बहुत बच्चे पूछते दीदी प्रिपरेशन का बता दो प्लीज़। PCB तो जैसे तुम्हारी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है, जैसे तुमने अभी जितने भी बच्चों ने नीट दिया होगा तो नीट की जो प्रिपरेशन करी थी उसी को रिवाइज करते रहो, वही क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, बिल्कुल सेम है। नीट से तो लेवल इजी ही रहता है इस पेपर का काफ़ी, तो वैसे ही क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है। अब बच्चा जनरल एबिलिटी कहाँ से पढ़े, तो CUET होता है, CUET में भी जनरल एबिलिटी या जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो वो मैंने जब अपने टाइम पर करा था, मैं CUET की प्रिपरेशन कर रही थी, तो
चैनल भी बहुत लोगों ने पूछा था, मैं किसी चैनल का प्रमोशन नहीं करती, मैंने जिससे पढ़ा था बस मैं बता रही हूँ, मुझे नहीं पता अच्छा है बुरा क्या है। CUET अड्डा 24/7 करके था, तो उस पर जाके उन पर कोई एक मैम पढ़ाती थी, मेरे को नाम याद नहीं है, तो वो क्वेश्चंस कराती थी, बस उन्होंने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई थी मैं वो देख लेती थी। तो तुम्हें यूट्यूब पे किसी भी टीचर से समझ आता हो, उनसे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, वैसे ही आते हैं जो चल रहा होता है, क्योंकि CUET पे भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। बाकी रहा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो कहाँ से प्रैक्टिस करें, NCERT, स्ट्रिक्टली फॉलो NCERT। इस एग्जाम में 12th की वेटेज थोड़ी ज़्यादा रहती है, NCERT से पढ़ो, और बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री में जैसे नीट के क्वेश्चन करे थे वैसे ही उन्हीं को प्रैक्टिस करते रहो, या यूट्यूब पे जिस भी टीचर से समझ आता है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे होते हैं उसी को करो, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब इतना हो गया, तो चलो अब मैं यूट्यूब के कमेंट्स को कर रही हूँ। फॉर्म फिलअप करते हुए स्टेप बाय स्टेप वीडियो बना देना, क्योंकि लास्ट 3 ईयर से SB ने कंडक्ट कर रहा था, अब कैसे होगा पता नहीं, ठीक है। जब फॉर्म्स आएंगे तो मैं वीडियो बना दूँगी, ठीक है। और प्रिपरेशन कैसे करें मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया। और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है तो फ़ीस रिक्वायर्ड है, फ़ीस के ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगी, बट हाँ फ़ीस है, और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के हिसाब से ज़्यादा ही फ़ीस है, मुझे तो ज़्यादा लगती है। पर देखो स्कॉलरशिप मिलती है अगर तुम अपनी इनकम सर्टिफिकेट शो कर दोगे अंडर 1 लाख पूरा एनुअल इनकम, या 2 लाख, जैसे जो लोग गवर्नमेंट जॉब जिनके पापा करते हैं वो लोग तो ये नहीं दिखा सकते, पर जिनके पापा बिजनेस वगैरह में, या जिनकी मतलब जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं वो ये तो दिखा सकते हैं, उनको अच्छी खासी 1,20,000 30,000 समथिंग अच्छी खासी स्कॉलरशिप, मतलब फ़ीस से ज़्यादा स्कॉलरशिप आ जाती है और हर साल मिलती है स्कॉलरशिप, तो इसलिए फ़ीस की टेंशन मत लो। और दूसरा, अगर नीट में 500 है तो कौन सा BPT गवर्नमेंट, देखो नीट के बेसिस पे इस साल नहीं फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड कोर्सेज में एडमिशन हो रहा। नीट का आ गया था कि मैंडेटरी नहीं है इस साल, नेक्स्ट ईयर से शायद हो, तो इस बार तो नहीं है, इस बार एंट्रेंस एग्जाम दो, नीट में तुम्हारे कम आए या ज़्यादा आए डजेंट मैटर, एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेसिस पे तुम्हें कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाएगा। दीदी BPT का बाद गवर्नमेंट जॉब या फ्यूचर या क्या स्कोप है, बहुत लोगों को मेरे पास डाउट आया। देखो मैं खुद एक सेकेंड ईयर में हूँ, ठीक है, तो मैं कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन है, मैं कुछ ऐसे नहीं बोलना चाहूँगी बहुत ज़्यादा कमाएंगे बहुत ज़्यादा कम कमाएंगे, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने खुद अभी तक जॉब नहीं करी है यार। मैं सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन बताऊँगी जितना मुझे पता चला है अपने सीनियर्स से, ठीक है। अब देखो एक सिंगल इनकम सोर्स नहीं होती है फिजियोथेरेपी में मल्टीपल इनकम सोर्स होती है। अब सिर्फ ग्रेजुएशन के बेसिस पे, मान लो तुमने 4.6 ईयर्स की BPT कर ली, सिर्फ उसके बेसिस पे तुम जाओगे जॉब लेने, तो प्राइवेट में भी रियलिटी बता रही हूँ 20 से 25 की सैलरी मिलेगी, ठीक है। गवर्नमेंट जाओगे तो गवर्नमेंट में डिपेंड कर सकते हैं 30 to 40 चली जाती है सैलरी। अब इसके साथ तुम अपना क्लिनिक खोल सकते हो, क्लिनिक पे पेशेंट्स देख सकते हो, है ना, पर पेशेंट अगर तुम अच्छा खासा चार्ज कर रहे हो तो मुझसे कमा लोगे। अब दूसरा रहा मेन इनकम सोर्स, होम विजिट्स, तुम पर्सनली लोगों के होम विजिट करते हो, उनको वहाँ पे पर सेशन या 1 घंटे की मैं इतना चार्ज कर रहा हूँ, मेन इनकम सोर्स तो यहीं से आती है। बहुत लोग काफ़ी अच्छा कमा रहे हैं जिनको मैं जानती हूँ होम विजिट्स के थ्रू, ठीक है। तो मल्टीपल इनकम सोर्स से करके तुम अपनी अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हो। और अगर इसके बाद तुमने स्पेशलाइजेशन कर ली, मास्टर्स कर ली, MPT कर ली किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में, तो फिर तो सैलरी थोड़ी फिर भी अच्छी हो जाती है, ठीक है। और स्कोप है यार, स्कोप ऐसा नहीं है कि स्कोप नहीं है, इस चीज़ की काफ़ी लोगों को बहुत ज़रूरत है। तुम देखो अब इंडिया का लाइफस्टाइल ऐसा होता जा रहा है, मोस्टली हर कोई घर पे बैठा रहता है, ठीक है, हर किसी के पास कार है आजकल, लोग चलना बिल्कुल नहीं, मैंने अपने कॉलेज में भी देखा, इनफैक्ट नहीं कोई चलना प्रेफर करता, ठीक है। तो इसलिए ज़रूरत इस फील्ड की बहुत है, बस यही है कि अभी इतना लोग एक्नॉलेज नहीं करते, पर स्कोप है, ठीक है। अब दीदी इसके पेपर का फॉर्म कब, हाँ फॉर्म की डेट जैसा कि मैंने कहा कि पहली बार PD1 PPT करा रहा है, तो इसलिए शायद लेट हो रही हैं चीज़ें। इन्होंने 4 की डेट बोली थी कि रिलीज़ हो जाएगा, पर अभी 2-3 दिन लगेंगे, मैंने कॉलेज में पूछा फॉर्म वेबसाइट पे दिखने में, जब आ जाएंगे मैं बता दूँगी, ठीक है। और फॉर्म कैसे अप्लाई करें जब आएंगे मैं बता दूँगी। सारे कॉलेजेस का फ़ी स्ट्रक्चर मैं उस पर एक वीडियो बना दूँगी। इस एग्ज़ाम के देने के बाद कट ऑफ जो आएगा और मार्क्स, कट ऑफ पे मैंने बता ही दिया है तुम लोगों को। अगर बीच में छोड़ देते, हाँ अगर कोई पार्शियल ड्रॉप लेना चाह रहा है, मान लो कि तुम या किसी को कोई बेटर कॉलेज मिल जाए, नीट में बाद में सिलेक्शन हो जाए, तुम कॉलेज आ गए, तुमने फ़ीस दे दी, कोई बॉन्ड पीरियड नहीं है, ठीक है, बस तुम्हारी फर्स्ट ईयर की जो तुमने फ़ीस सबमिट करी है वो जाएगी और तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स भी मिल जाएंगे, तो उसमें तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, तुम कॉलेज बीच में छोड़ सकते हो या पार्शियल ड्रॉप ले सकते हो, कर सकते हो। सिलेबस मैंने बता दिया। और इंग्लिश एंड GK कहाँ से प्रिपेयर करें मैंने बताया, मैंने CUET अड्डा 24/7 से करा था। मैम प्लीज़ टेल मी कितने नंबर पे होगा PD1 PPT में, मैंने रैंक बता दी है। एग्ज़ाम सेंटर कैसे आएगा, मतलब जो ब्रोशर में है वहाँ से या सिटी चूज़ करेंगे। जब तुम फॉर्म फिल करोगे तुम्हें चॉइस आती है सिटी की प्रेफरेंस, पहली प्रेफरेंस कौन सी, दूसरी कितनी, 3 या 4 आती हैं, उसमें तुम प्रेफर कर दो अपनी, जैसे तुम दिल्ली से हो तो दिल्ली, है ना, आसपास की जगह रख दो। मोस्टली तुम्हारी फर्स्ट प्रेफरेंस ही तुम्हें मिलती है,
ठीक है। बाकी डिपेंड करता है जितने बच्चों ने जल्दी फॉर्म भर दिया। तुम जहाँ से तुम्हें वहीं मिलता है यार, आसपास मिलता है। मैं नोएडा से मेरा दिल्ली सेंटर पढ़ा था, जो बच्चे बिहार के उनका पटना पढ़ा था, जो बच्चे लखनऊ के आसपास के उनका लखनऊ। तो बहुत दूर नहीं पड़ता है सेंटर, ठीक है। तो तुम्हारे आसपास ही पड़ेगा। प्लीज़ कन्फर्म सिलेबस मैंने तुम्हें बता दिया। वेयर विल द एग्ज़ाम विल बी हेल्ड मैंने बता दिया सेंटर का। आप हॉस्टल में रहती हो या पीजी? मैं हॉस्टल में नहीं रहती हूँ, मैंने पर हॉस्टल का बता दिया तुम्हें। बन रही है अभी किसी ने पूछा कि आई हैव ग्रेस मार्क्स इन केमिस्ट्री, एम आई एलिजिबल? ग्रेस मार्क्स 12 में तुम्हारी कितनी परसेंटेज, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। तुम्हें एंट्रेंस एग्जाम देके खुद क्लियर करना है, इसमें अच्छे मार्क्स लाओगे तो हमें मिल जाएगा, ठीक है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट सैंपल कहाँ से? हाँ, जो सर्टिफिकेट्स है ब्रोशर में नीचे स्क्रॉल करना, सारे सर्टिफिकेट्स दे रखे। तुम्हें कास्ट सर्टिफिकेट का सैंपल है, मेडिकल सर्टिफिकेट का सैंपल है, गैप सर्टिफिकेट का सैंपल है, तो बनवा के रख लो। तुम्हें अभी से बनवाना है तो। और कौन सा बुक से करें? मैंने बता दिया, कोई बुक यूज़ नहीं करनी, यूट्यूब से करो, जैसे मैंने तुम्हें बताया। नीट के लिए प्रिपरेशन करी थी तो उसी का रिविजन करो। मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मैंने इस पेपर के लिए बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं करी थी। मेरा 22 लाख मान लो हो गया। 22 लाख तो नहीं, मतलब मैंने नीट के लिए करी थी, फिर 1 मंथ का गैप था, मैंने उस बीच में कुछ नहीं पढ़ा था, एग्ज़ाम दे दिया था, तो हो जाएगा, डरो मत। इस एग्ज़ाम को देके NILD कोलकाता में एडमिशन होगा? बिल्कुल होगा। मैंने तुम्हें बताया 8 कॉलेजेस हैं, इस एग्ज़ाम से उन 8 कॉलेजेस में तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। जो बच्चे अपने प्रेफरेंस में कॉलेज देंगे काउंसलिंग के टाइम, वहाँ डॉक्यूमेंट, हाँ तुम्हारी फिजिकल वेरिफिकेशन उसी कॉलेज में होगी जो तुम्हें अलॉट होगा, उसमें नहीं जो कॉलेज ये पेपर कंडक्ट करा रहा है। यानी कि दिल्ली वाला कराया तो ज़रूरी नहीं है दिल्ली वाले में हो, जो कॉलेज अलॉट होगा वहाँ पे होगी। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है एग्ज़ाम में, जो कि अच्छी बात है। और 30 मार्क्स की फ़िज़िक्स, 30 की केमिस्ट्री, 30 की बायो आती है, और 10 मार्क्स की जनरल नॉलेज और इंग्लिश आती है। 30 उनके क्वेश्चन हो गए, मतलब टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन होता है, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो। और IPU CET नहीं, IPU CET से इस एग्ज़ाम का कोई लेना देना नहीं। IPU CET इज़ टोटली डिफरेंट एग्ज़ाम, ठीक है। और मेरे हिसाब से तो मैंने सारे कर दिए हैं कमेंट्स। और तुम्हें कोई डाउट होंगे डू कमेंट डाउन बिलो, आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।